तो भाषा का स्वरूप और प्रकृति। इसमें देखो दिया गया है, भाषा को क्या बोला गया है? यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि यादृच्छिक शब्द का अर्थ क्या है। देखो, यादृच्छिक होता है अपनी इच्छा के अनुसार। अपनी इच्छा, यहाँ पर अपनी इच्छा का मतलब ये नहीं है कि मेरी इच्छा चलेगी अकेली की, ठीक है। ये जो भाषा वैज्ञानिक होते हैं, हर एक शब्द के लिए, या ये कहें कि शब्द के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। जैसे क, क से कबूतर होता है, ठीक है। तो जो भाषा वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ध्वनि प्रतीक बनाए हैं, जैसे क, ख, जितने भी वर्ण हैं, जितने भी स्वर हैं, यानी ये जो ध्वनि चिन्ह हैं, ये जो संकेत चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इच्छा अनुसार होते हैं। किसकी इच्छा अनुसार? जो भाषा वैज्ञानिक होते हैं उनकी इच्छा अनुसार होते हैं। अगर ये इच्छा अनुसार ना होते, देखो हमारे यहाँ पर क साउंड के लिए या के साउंड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि अंग्रेजी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो भाषा वैज्ञानिक थे, जैसे रोमन जो भाषा वैज्ञानिक थे, उन्होंने जब भाषा का निर्माण किया होगा तो उसके लिए ये उन्होंने ध्वनि चिन्ह निश्चित किया कि के की जब साउंड आएगी तो हम ये लिखेंगे। इसी तरह से जो भारत के संदर्भ में हम देखें तो जो भारतीय जो भाषा वैज्ञानिक थे, जब क की साउंड आएगी तो हम इस तरह से अपने चिन्ह को व्यक्त करेंगे। अभी हम इसको जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ। देखो, जैसे हम कहें सेब, मैं लिखूं सेब। अब सेब कहने से आपके माइंड में कोई पिक्चर आई होगी ना? एक सेब की पिक्चर आई होगी। सेब किसी के मन में आई होगी कि रेड कलर का सेब है, लाल रंग का है। किसी के में आई होगी जो है पीले रंग का है, थोड़ा सा पीले रंग का है। अब मैं बोलूं एप्पल, ठीक है। तो अब जब मैं एक अंग्रेज का जो बच्चा है उसको सेब बोलूंगी तो हो सकता है कि वो सेब कहने से उसके माइंड में वो पिक्चर ना आए, या मैं एप्पल कहूं किसी बच्चे को तो एक जो भारतीय बच्चा है, ठीक है, जो अंग्रेजी नहीं जानता, तो उसके माइंड में सेब की पिक्चर नहीं आएगी। तो ये क्या है? सेब और एप्पल, ठीक है। इसी तरह से अनेक भाषा जो है उनमें जो है सेब के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता होगा। तो ये सब क्या हुए? इच्छा के अनुसार। किसकी इच्छा के अनुसार? प्रत्येक भाषा वैज्ञानिक की इच्छा के अनुसार। समझ गए? ये है यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक। समझ गए बेटा? तो इस वर्ड को यूज करना है, इसको यूज करना है कि भाषा जो है यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, ठीक है, जो समाज में आपस में विचार विनिमय के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब मैं बोलूंगी जाके, भैया मुझे ना 2 किलो सेब दे दो, तो वो मेरे को सेब उठा के दे देगा, ठीक है। अब जो है किसी उसको जाके मैं कहूंगी सब्जी वाले को या फल वाले को कि भैया मुझे 1 किलो ना वो दे दो, किसी फल का नाम बताओ, चलो वाटरमेलन दे दो, वाटरमेलन दे दो, मैं ये कहूंगी जाके, मुझे वाटरमेलन दे दो जाके। तो जरूरी नहीं है कि वो उसको जो है सब्जी वाले को पता होगा कि वाटरमेलन होता क्या है, नहीं पता होगा ना। क्या बोलूंगी उसको? भैया खरबूजा दे दो मुझे। क्यों? क्योंकि हम जो जिस माहौल में पला बड़ा है वो सब्जी वाला या हम, वहां पर जो ध्वनि प्रतीक है उस फल के लिए, वाटरमेलन के लिए, ये वाटरमेलन है, इस वाटरमेलन के लिए ध्वनि चिन्ह कौन सा या ध्वनि प्रतीक क्या यूज किया गया है? खरबूजा। ये खरबूजा, खरबूजा, समझ गए अब? हाँ, बस अब मैं ध्वनि, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक, ये तीनों जो शब्द हैं, इनका आप इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें प्रयोग करोगे। ये नंबर लाने का सबसे बढ़िया तरीका है बेटा, ठीक है। मुझे नहीं लगता इस क्लास में जो बच्चा नहीं है वो
इस वर्ड को लेगा अपने पेपर में आंसर के लिए। ठीक है, भाषा के ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप यही लिखना है कि भाषा जो है यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। केवल 4 ही वर्ड हैं जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। चलो नेक्स्ट चलो, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे भाषा का स्वरूप क्या है। अब स्वरूप क्या है कि भाषा में ध्वनि प्रतीक होते हैं, प्रतीकात्मक होती है, प्रतीकों को लेकर चलती है। ठीक है, समाज में आपस में देखो विचार विनिमय का साधन होती है, प्रतीकात्मक होती है और इसका कार्य संप्रेषण करना होता है, प्रतीकों को लेकर चलती है। और देखो एक और सबसे बड़ी बात जो है, ये इसको मैं अंडरलाइन करूंगी, संकल्पना के रूप में साधारणीकृत होते हैं। क्या होते हैं ये प्रतीक जो हैं, साधारणीकृत होते हैं, मतलब जनरलाइज होते हैं। जनरलाइज का मतलब अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया ना वाटरमेलन का, साधारणीकृत का मतलब है यहाँ पर साधारण। साधारण कौन होता है? कॉमन कौन होता है? कॉमन मैन कौन होता है? कॉमन का साधारण को मैं अगर बोलूं कॉमन तो एक ही बात है ना, साधारण और कॉमन एक ही बात है। ठीक है, अब मैं कहूं कॉमन मैन, कॉमन मैन कौन? जो जनता है, जो जनता है? जनता में कौन आ गया? पढ़े लिखे भी आ गए, अनपढ़ भी आ गए, समझ रहे हो? सा- सारे लोग आ गए तो सारे साधारण हो गए। तो साधारणीकृत का मतलब है कि ऐसे ध्वनि प्रतीक हैं जो साधारणीकृत होते हैं, यानी जिनको सब लोग समझते हैं। ये देखिए, ठीक है, संकल्पना के रूप में साधारणीकृत है। हम्म, हाँ बताओ। हम्म, प्रकृति पर चर्चा। हाँ हाँ हाँ, भाषा का स्वरूप। हम्म, हम्म, अच्छा 10 नंबर का भी आया है, अलग अलग है। ठीक है, तो देखो हमारा कितना अच्छा हो गया कि 10 मार्क्स का भी इसमें से आया है और 20 मार्क्स का भी भाषा के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो हमारा क्वेश्चन देखो 30 नंबर का पेपर तैयार हो रहा है साथ साथ। तो भाषा का स्वरूप क्या है? सबसे पहले आप भाषा की डेफिनेशन लिखोगे जो ऊपर मैंने बताई गई है। ठीक है, और उससे पहले जो है इंट्रोडक्शन लिखोगे। देखो अभी आपने क्वेश्चन बोल दिया है, तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन का आंसर आपको पुटअप कैसे करना है। मान लो आता है भाषा का स्वरूप बताते हुए उसकी प्रकृति पर चर्चा कीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लिखोगे भूमिका। कोई बच्चा आया है, ले लेते हैं बेटा उसको भी। देखो कितनी लेट आया है ये बच्चा। कोमल चौहान, सोना। हम्म, हाँ कोमल चौहान और सोना। बेटा कल से जल्दी आना। ठीक है, आगे चलते हैं। दिखाई दे रहा है ना बेटा सबको? ठीक है बेटा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, देखो हमारा सारा मामला गड़बड़ हो जाता है जब आप लोग लेट आते हो। ये थोड़ा सा रद्द करते हैं हम। तो हम बात कर रहे थे, बेटा अपना माइक ऑफ करो। कोई एक बच्चा माइक ऑन है किसी का? माइक ऑफ कर दो अपना। यस। तो हम बात कर रहे थे भाषा के स्वरूप पर और प्रकृति पर। तो आपको सबसे पहले आंसर देने के लिए भूमिका लिखना है अपनी शीट पर, आंसर शीट पर। भूमिका में लिखोगे भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम विचार विनिमय करते हैं। विचार विनिमय यानी विचारों का आदान प्रदान लिख सकते हो, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, बच्चा जन्म से ही जो है अपने विचारों को व्यक्त करता है, चाहे वह सांकेतिक रूप से ही करे। तो इस तरह से भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है। भाषा जो है बातचीत का एक माध्यम है। उसके बाद आप भाषा की डेफिनेशन दोगे जो मैंने अभी आपको बताई है। बाबूराम सक्सेना की दे दोगे एक डेफिनेशन, और एक जो है जो वेस्टर्न थिंकर हैं जो मैंने अभी बताए थे वो दे दोगे। इसमें आपके स्टडी लर्निंग मटेरियल में है, और जो मेरी जो दूसरी वीडियो है इस यूनिट में, इस यूनिट के ऊपर, उसमें भी दिया हुआ है मैंने।
ठीक है, ये हो गया आपका भाषा की परिभाषा। उसके बाद जो है ये आपकी इसमें आधी सीट भर जाएगी। उसके बाद आप नीचे की 3-4 लाइनें बचेंगी, वहां से आप न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे हमारा क्वेश्चन है भाषा का स्वरूप, तो आप हेडिंग दोगे भाषा का स्वरूप। ठीक है, और भाषा का स्वरूप यहाँ पर बताते हुए आप क्या देखो, कीवर्ड कौन कौन से यूज करने हैं अभी बताया था मैंने। यादृच्छिक, ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, ठीक है, विचार विनिमय होता है, प्रतीकात्मक होती है। स्वरूप का मतलब क्या है कि उसका रूप कैसा है। ठीक है, अलीशा है मेरे सामने सोना है लड़की, बबीता है, सीता है, गीता है। अब मैं बोलूं कि आप सबका रूप कैसा है, तो आप सबके रूप अलग अलग हैं। मेरा नाम अंजू है, मेरा भी रूप अलग है। ठीक है, हो सकता है मेरी जो है हाइट वो ज्यादा लंबी हो, मेरा रंग फेयर ना हो। ठीक, तो इस तरह से जो रूप है उसी को तुम स्वरूप समझो। इसी तरह से भाषा का भी स्वरूप होता है। अब भाषा का क्या स्वरूप होता है? नंबर एक, सबसे पहले तो वो विचार विनिमय का माध्यम होती है। ठीक है, सबसे पहले ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। दूसरा, समाज में आपस में विचार विनिमय होता है। दूसरा पॉइंट, देखो ये पॉइंट्स दे रही हूँ मैं, इसको एक्सप्लेन कर लेना। भाषा प्रतीकात्मक होती है, इसका कार्य क्या होता है? संप्रेषण करना होता है। तीसरा हो गया। चौथा हो गया, और देखो थोड़ा सा टेक्निकल वो बताऊंगी मैं, संकल्पना के रूप में साधारणीकृत होती है। जो इसके प्रतीक होते हैं वो क्या होते हैं? साधारणीकृत। अभी मैंने बताया साधारणीकृत क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका 5वां पॉइंट हो जाएगा। आप विद एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो देखो 4-5 लाइनों में हमारे 5 पॉइंट हो गए हैं भाषा के स्वरूप के संबंध में। उसके बाद जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी उनको आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो है हमारे जो वेस्टर्न थिंकर हैं उन्होंने भाषा के संबंध में ये बातें कही हैं, और उनको जो है अपने शब्दों में थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दो। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिखो बेटा, 2 ही बोला है मैंने। एक एक लिख दो बेशक, बेशक बाबूराम सक्सेना की ही डालो, लेकिन नाम से डालो कि भाई उन्होंने कहा है, फलाने ने कहा है, उससे ज्यादा नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद देखो, देखो ये मैं आपको ग्राफ समझा रही हूँ। अपना माइक ऑफ करो, किसी बच्चे का जो है माइक ऑन है। देखो यहाँ पर संकेतिक वस्तु, संकेतिक वस्तु का अभी हमने एग्जाम्पल लिया। जैसे हो गया था हमारा एप्पल, सेब, वाटरमेलन का एग्जाम्पल दिया था मैंने। परिवेश, हम जिस परिवेश में रह रहे हैं वहां पर कौन सी भाषा प्रयोग होती है। साउथ में जाएंगे जहां पर मलयालम, मद्रासी, तमिल आदि भाषाएं प्रयोग होती हैं, हो सकता है वहां पर एप्पल को कुछ और बोलते हों। अगर आप किसी अन्य भाषा के हैं, आप में से क्लास में से कोई भी बच्चा जो जानता है कि सेब को और क्या बोलते हैं, अम्बी भी बोलते हैं ना, अम्बी, अगर हम देसी भाषा में जाए तो बोलो, बोलो भाई बच्चों। नहीं पता, अभी कोई नहीं बोल रहा। चलो, सेब का नाम पता करना है कि सेब को और क्या बोलते हैं। आप किस परिवेश से हैं, वहां पर आपके परिवेश में सेब को और क्या बोलते हैं, या कोई ऐसा फल जिसको जिसको साधारण भाषा में कुछ और बोला जाता है, और आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें कुछ और बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, सबसे पहली हो गई संकेतिक भाषा। एक हो गया हमारे सामने ये एप्पल, उस है क्या बोलते हैं? कांदा, प्याज बोलते हैं। प्याज को बोलते हैं, प्याज ही बोलते हैं। चलो ले सकते हैं, हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं प्याज का। ठीक है, अब ये है हमारे सामने प्याज। अब ये है क्या है? यथार्थ वस्तु। क्या है ये? यथार्थ वस्तु। अब उसके बाद आता है परिवेश। परिवेश का मतलब, अब परिवेश हम देखो यहाँ पर, बच्चों आपने ही बोला कि मैम जो है दिल्ली में, या मोस्ट ऑफ जो है प्याज बोलते हैं इसको,
और मुंबई में क्या बोलते हैं, कांधा। ठीक है, कांधा या कांधा। तो ये क्या है, परिवेश। मुंबई क्या हो गया, परिवेश। दिल्ली क्या हो गया, परिवेश। ठीक है, प्रतीक। अब परिवेश के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर प्रतीक क्या हो गया। अब यहाँ पर मुंबई में क्योंकि कांधा बोलते हैं तो हमने ये प्रतीक प्रयोग किए हैं, क और ध, और इनके साथ ये जोड़े हैं आके डंडे, और यहाँ पर प्याज हो गया। उसके बाद है हमारा, ये देखिए, प्रतीक और फिर से परिवेश आ गया। यानी जो प्रतीक है वो परिवेश के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रही हैं। यहाँ पर ये बताया गया है। संकेतार्थ या संकल्पना, ये संकेतार्थ हैं। और फिर परिवेश यानी कि ये जो चक्र है ये घूमता रहता है अकॉर्डिंग टू। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भाषा में जो प्रतीक अर्थ होते हैं वो अकॉर्डिंग टू परिवेश चलते हैं। अकॉर्डिंग टू जैसा वातावरण है वहां पर क्या प्रयोग किया जाता है, कैसी भाषा, कैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही प्रतीक चिन्ह बनते हैं। इसका अर्थ ये है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो, स्वरूप हो गया हमारा। प्रतीकों की व्यवस्था, देखो प्रतीकों की व्यवस्था क्या है। कर्ता कर्म क्रिया। कर्ता कर्म क्रिया जैसे जैसे राम ने, एक इसका एग्जाम्पल है मैं बताती हूँ। देखो, आप जब भाषा का स्वरूप लिखेंगे ना, ये किस में आएगा, स्वरूप में ही आएगा। इससे पहले मैंने आपको बताया कि ये भाषा जो है, भाषा का जो स्वरूप होता है उसमें प्रतीकात्मकता होती है। और प्रतीक किस क्या होते हैं, प्रतीकों की भी व्यवस्था होती है। जैसे अभी हमने ऊपर बात की प्याज पर और कांधा पर। ठीक है, अब उन प्रतीकों की क्या व्यवस्था होती है। देखो, प्रतीकों की व्यवस्था होती है हिंदी भाषा में कर्ता क्रम और क्रिया की। कैसे, इसका एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पर देखो बेटा, कर्ता क्या है, क्या है कर्ता, राम। राम, ठीक है। कर्म क्या है, रावण को, हाँ, रावण को मारना। और क्रिया क्या है, क्रिया क्या हो रही है, मारने की क्रिया हो रही है। समझ गए। तो कर्ता कर्म और क्रिया का जो प्रतीकों की जो व्यवस्था होती है वो भी भाषा के स्वरूप में आती है। नेक्स्ट आ जाओ। देखो, विद एग्जांपल मैं आपको छोटा छोटा देती हुई चल रही हूँ। मैं सोच रही हूँ ये यूनिट आपकी कंप्लीट करा दूं। समाज और प्रतीक का संबंध देखिए। इसमें मैंने जो अभी आपको ऊपर समझाया है वही है। ये संस्कृति के अनुसार होती है, परंपरा के अनुसार होती है, समाज के अनुसार होती है, रीति रिवाज परंपराएं होती हैं, उनके अनुसार ही प्रतीक बनते हैं। ठीक है, और उसी से भाषा का स्वरूप बनता है। देखिए यहाँ पर सांस्कृतिक परिवेश में पुष्प, कलश, अक्षत आदि शब्दों का जो प्रयोग होता है उनके स्थान पर फूल, लोटा, चावल आदि। यही कहा गया है कि इसमें संस्कृति के अनुसार शब्दों का या प्रतीकों का प्रयोग होता है। बहुत प्रश्न आ गए हैं। फिर उसके बाद है आपका, देखो, भाषा के विविध रूप। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया है आपका, है ना। अब भाषा के, मान लो आता है भाषा के विविध रूपों का वर्णन कीजिए। तो आप सबसे पहले वही दोगे। देखो, भाषा
भूमिका भूमिका में लिखोगे आप सबसे पहले भाषा क्या होती है, ठीक है, उसकी परिभाषा दे दोगे। उसके बाद उसके स्वरूप के 2-3 पॉइंट दे दोगे। और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है सेकंड पैराग्राफ से आप हेडिंग डालोगे भाषा के विविध रूप इस प्रकार हैं, ठीक है, ये सारा दे दोगे। और जो आपका थर्ड इसको जो है कई पैराग्राफ में आप बांट सकते हो, सब पैराग्राफ में आप इसको बांट सकते हो, जो आपका एग्जाम्पल है, जो आपका आंसर है। और लास्ट का जो पैराग्राफ होगा वो आपका लास्ट पैराग्राफ वो होगा आपका निष्कर्ष का। इस तरह से आपका निष्कर्ष पर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इस तरह से आपको अपना आंसर का फॉर्मेशन करना है। अब हम आते हैं भाषा के विविध रूप पर। भाषा के विविध विविध हम अगर जाएंगे यूपी की तरफ तो हिंदी में ही अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग देखते हैं जो ब्रज के हैं, अवधी भाषा के होंगे, ठीक है। हरियाणा में जाएंगे तो वहां पर कुछ शब्द हमें अलग दिखाई देंगे। राजस्थान में जाएंगे तो कुछ शब्द वहां पे हमें अलग दिखाई देंगे। तो इस तरह से भाषा के जो रूप हैं वो अलग अलग हमें दिखाई देते हैं और उनके होते हैं क्या, आधार। यानी जो हमें भाषा के अलग अलग रूप दिखाई देते हैं उनको विभिन्न आधारों पर बांटा जा सकता है। नंबर 1 भौगोलिक आधार पर, यानी भौगोलिक क्या होता है, भौगोलिक होता है कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनके आधार पर। दूसरा है इतिहास के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोजन यानी उद्देश्य क्या है। देखिए हम बैंक में यूज करते हैं भाषा का, अभी आप ही बताओगे मेरे को। चांदी, लुढ़की, ठीक है, सोना, उछला। इसका मतलब बताओ जल्दी से। चांदी, लुढ़की, सोना, उछला। भाव गिर गया, गुड, वेरी गुड। तो ये क्या है, ये बाजार की भाषा है। क्या है ये, बाजार की भाषा है। और ये प्रयोजन परक, यानी कि हम्म, तो ये प्रयोजन परक है, ठीक है। तो ये भाषा के विविध रूप हमें समाज में दिखाई देते हैं। तो ये जो अलग अलग आधार हैं उन आधारों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 भागों में बांट सकते हैं, कौन कौन से। नंबर 1 भौगोलिक, दूसरा ऐतिहासिक, तीसरा प्रयोगात्मक और चौथा प्रयोजन पर, ठीक है। सबसे पहले आप ये लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आप चलते हैं हम थोड़ा सा डिटेल में। इसको बेटा जो ये डिटेल में है ना ये आप अपने आप पढ़ लेना, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको बता देती हूँ। देखो सबसे पहले आता है हमारे सामने भौगोलिक या क्षेत्रीयता के आधार पर। भूगोल क्या होता है, क्या होता है भूगोल बताओ। भूगोल सब्जेक्ट पढ़ा होगा सबने, एसएसटी तो पढ़ा होगा सबने बच्चों। तो भूगोल में क्या आता है? हाँ, और देखो भूगोल 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 से बना है, भौगोलिक, भूगोल से भौगोलिक बना है। सुनो अब मेरी बात सुनो, भूगोल से भौगोलिक बना है, भूगोल से। अब भूगोल में क्या आता है, ग्लोब को देखा होगा ना। ग्लोब में क्या होता है, ज्योग्राफी, अलग अलग स्थान होते हैं। अब जैसे ये पूरे वर्ल्ड का है, ये पूरे वर्ल्ड का ग्लोब है, इसमें जो है इंडिया होगा यहाँ पर, ठीक है, मैप हो गया। अब इंडिया में भी अलग अलग जगह होंगी, होंगी ना, ये ऊपर जम्मू कश्मीर हो गया, नीचे कन्याकुमारी हो गया, यहाँ पे यूपी हो गया, बिहार हो गया, इस तरह से। तो ये क्या है,
ये भूगोल ही तो है। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो इसके आधार पर यानी भौगोलिकता के आधार पर अलग अलग भाषा के रूप होते हैं या नहीं? आप देखेंगे बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है। तो उसके आधार पर भाषा के अलग अलग रूप होते हैं। बिल्कुल अपनी सिंपल भाषा में लिखो। और उनको हम किस तरह से बांट सकते हैं? नंबर एक, व्यक्ति बोली। देखिए, नंबर एक व्यक्ति बोली है। नहीं नहीं, वही है बेटा, जो भी है। देखो अब हिल रही है या नहीं? दिख रही है? स्क्रीन शो नहीं हो रही? किसी को भी नहीं हो रही? हाँ, अच्छा, अब देखो, तुम रुको फिर। चलो, अब इसको जो है ना, जो मैं बोल रही हूँ ना, उसको नोट डाउन कर लो फिर फटाफट से। जो मैं बोल रही हूँ ना, उसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, ठीक है? देखिए, भौगोलिकता या क्षेत्रीयता के आधार पर भाषा के रूप होते हैं। सबसे पहला होता है व्यक्ति बोली, ठीक है। दूसरा होता है स्थानीय बोली। व्यक्ति बोली के अंतर्गत व्यक्ति की भाषा पर प्रत्यक्ष, देखिए इसमें दिया गया है कि हर व्यक्ति की अपनी अलग बोली होती है, यानी अपनी अलग टोन होती है। दूसरा है यहाँ पर स्थानीय बोली, लोकल डायलेक्ट जिसको बोलते हैं। व्यक्ति बोलियां मिलकर एक स्थानीय बोली बनती है। जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग टोन होती है, उसी तरह से अनेक व्यक्तियों को मिलाकर स्थानीय बोली का निर्माण होता है, जिनमें ध्वनि, रूप, वाक्य, अर्थ के स्तर पर पारस्परिक बोधगम्यता होती है। अगला है उपबोली। उपबोली में क्या आएगा बेटा? कई जो एकाधिक जो स्थानीय बोलियां हैं, वो मिलकर उपबोली बनती हैं, जैसे भोजपुरी, छपरिया। ठीक है, भोजपुरी जैसे बोली जाती है इधर आपके बिहार में। तो ये उपबोली हो गई। और नेक्स्ट हो गया बोली, डायलेक्ट। बोली किसको बोलते हैं? जो एक से अधिक जब उपबोलियां मिलती हैं तो वो एक बोली बन जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें उपभाषा और भाषा। तो इस तरह से हम 5 रूप देखते हैं फर्स्ट पॉइंट के। उपभाषा किसको बोलते हैं? कुछ बोलियों के उपवर्ग को भाषा कहते हैं। जैसे बिहारी की उपभाषा है भोजपुरी, मगही, मैथिली। नेक्स्ट है आपकी भाषा, लैंग्वेज। जो भाषा होती है उसका क्षेत्र व्यापक होता है। उसमें एक से अधिक बोलियां या उपभाषाएं मिलकर एक भाषा बनाती हैं, जिसके अंतर्गत एकाधिक बोलियां हो सकती हैं। जैसे हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, हरियाणवी, मारवाड़ी आदि 18 बोलियां आती हैं। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पॉइंट के देखिए, जो हमारा था भौगोलिकता के आधार पर, वो कितने भागों में बट गया? नंबर एक, व्यक्ति बोली। दूसरा, स्थानीय बोली। तीसरा, उपबोली। चौथा, बोली। और पांचवा, उपभाषा। और छठा, भाषा। तो इस तरह से 6 हमारे जो हैं वो बट गए हैं। देखो, नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर, यानी जो भाषा का जो प्रयोग होता है अलग अलग, उसके आधार पर भी भाषा के रूप अलग अलग होते हैं। पहला है सामान्य बोलचाल के आधार पर भाषा का रूप। दूसरा है साहित्यिक भाषा के आधार पर। जब हम सामान्य बोलचाल में बात करते हैं तो हमारी जो शब्दावली होती है वो अलग होती है, जबकि हम साहित्य में जब यूज करते हैं भाषा को तो वो उसमें क्या होते हैं? नियम होते हैं। तो इसमें नियम नहीं होते, इसमें रूल नहीं होते हैं, और इसमें नियम होते हैं। मोटा अंतर ये है इन दोनों का। व्यावसायिक भाषा यानी कि व्यवसाय की भाषा, अभी जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया था सोना चांदी का, तो ये व्यवसायिक भाषा में आ जाएगा। कार्यालयी भाषा अलग होती है। आपने देखा होगा ऑफिस में जो नोटिस वगैरह बनते हैं उनकी भाषा अलग
युक्त होने वाली भाषा है, यानी जो भाषा सरकार और जनता के बीच एक कड़ी का कार्य करती है उसे राजभाषा बोलते हैं। दूसरा है इसका विशेषता, परिनिष्ठित होती है, मानक होती है। तीसरा पॉइंट है इसका अधिक बोले जाने वाली होती है। चौथा विषयानुसार शब्दावली और संरचना का प्रयोग इसमें होता है। सरकारी मंत्रालयों, कार्यालयों, कंपनियों, नियमों आदि में इसका प्रयोग होता है। पांचवा पॉइंट हो गया। तो इस तरह से देखिए राजभाषा के ऊपर टिप्पणी आ सकती है, एक शॉर्ट नोट आ सकता है। तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए हैं। भाषा को आप परिभाषित करते हुए राजभाषा के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा। राष्ट्र की प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है, राष्ट्रीय स्तर पर गौरवमय स्थान होता है इसका, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय। वास्तव में राष्ट्रभाषा का संबंध राष्ट्रीय चेतना से होता है, देखिए। और राष्ट्रीय चेतना सांस्कृतिक चेतना से जुड़ी होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है राष्ट्रभाषा में, परंपरा और सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता, ये सारी बातें जो है इनसे जुड़ी हुई बातें हमें जो है राष्ट्रभाषा में दिखाई देती हैं। और राष्ट्रभाषा जो है देखिए भारत में अधिकतर भाषाओं का गौरवमय इतिहास रहा है, इसलिए बहुभाषी भारत में इनको राष्ट्रभाषा कहा जाता है। नेक्स्ट है गुप्त भाषा। देखिए गुप्त भाषा होती है कोड लैंग्वेज। जैसे मिलिट्री में क्या होता है कि कोड लैंग्वेज का यूज होता है, कूट भाषा भी बोलते हैं इसको। और चोर जो है आपस में, चोर भी जो है ये आपने देखा होगा सीआईडी में जो है कुछ गुप्त कोड का प्रयोग किया जाता है, कुछ गुप्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनको ही गुप्त भाषा बोला जाता है, ताकि किसी और को पता ना चले और सीक्रेसी बनी रहे। नेक्स्ट है हमारी मृत भाषा। मृत भाषा क्या होती है, जो मृत प्राय हो जाती है, जिनका प्रयोग नहीं हो पाता, उसको मृत भाषा बोलते हैं। जैसे अभी हम देखें कि जो पाली भाषा है उसमें साहित्य तो है काफी, लेकिन बोलचाल में उसका प्रयोग नहीं है। ऐसी अनेक भाषाएं हैं जिनका प्रयोग आजकल नहीं होता है। तो अगला है देखिए निर्माण के आधार पर भाषा के रूप। जब भाषा को कृत्रिम रूप प्रदान कर दिया जाता है, यानी कि जब प्रयोग की दृष्टि से कृत्रिम भाषा का निर्माण किया, जैसे एस्पेरेतो है, जैसे दो व्यक्ति हैं दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, तो तीसरी जो है एक ऐसी भाषा उनके विचार विनिमय को समझाने के लिए जब बनाई जाती है तो वो तीसरी भाषा का एक ऐसा रूप बन जाता है, तो उसको जो है कृत्रिम भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट है मानकता के आधार पर भाषा। मानक भाषा, मानक क्या होता है देखिए बेटा, मानक होता है स्टैंडर्ड, यानी कि जिसमें रूल हों, ठीक है, जो व्याकरण सम्मत होती है। व्याकरण में अभी हमने ऊपर पढ़ा कर्ता, कर्म और क्रिया। पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा और फिर क्रिया आएगी। ये हिंदी भाषा का स्वरूप है, तो ये मानकता है इसकी। तो मानकता के आधार पर भी भाषा के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। नंबर 1 मानक या परिनिष्ठित भाषा और मानकेतर भाषा। अगला है अमानक भाषा और उपभाषा। नेक्स्ट है प्रकार्य के आधार पर भाषा। संपूरक भाषा है और परिपूरक भाषा, सहायक भाषा, समतुल्य भाषा। और आपकी आती है ऐतिहासिकता के आधार पर भाषा। देखिए उद्गम भाषा। उद्गम भाषा मतलब भाषा का प्राथमिक स्वरूप जो था वो उद्गम भाषा कहलाता है। प्राचीन भाषा जो प्राचीन काल में प्रयुक्त हुई हो, जैसे संस्कृत, ये प्राचीन काल में प्रयुक्त हुई थी। मध्यकालीन भाषा जो मध्यकाल में जब यहाँ पर आक्रमणकारी आ गए थे तो तब उस भाषा का प्रयोग इनका हुआ था। जो साहित्य है, बौद्ध साहित्य, वो पाली भाषा में है। और आधुनिक भाषा जैसे हिंदी। नेक्स्ट सम्मिश्रण के आधार पर भाषा। पिजिन, क्रियोल हो गई। और ये देखिए ये सारे आपके
तो इस तरह से आपका इस यूनिट में कवर हो गया है बेटा। भाषा के विविध रूप। ठीक है, तो अभी हमने इस यूनिट में किया, भाषा की परिभाषा कर ली हमने, भाषा के विविध रूप, और अब हम करेंगे भाषा की प्रकृति। सुनाई दे रहा है सबको बच्चों? हाँ, भाषा की प्रकृति में फटाफट बता रही हूँ बेटा अभी। हिंदी भाषा और उसका विकास। देखो, हिंदी भाषा और विकास में हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं हिंदी भाषा के विकास को। काल की दृष्टि से यानी समय की दृष्टि से भाषा के विकास को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, 1500 ईसा पूर्व तक इनका समय है। मध्य भारतीय आर्य भाषाएं, 500 से 1000 ईस्वी तक समय है इसका। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, 1000 ईस्वी से आज तक। इसका आप पेपर में ग्राफ बनाओगे। कैसे बनाओगे देखो, अभी मैं इसको रब कर रही हूँ और इसका ग्राफ बनाओगे आप, और बस अपना आगे चलोगे। देखिए, ग्राफ बना रही हूँ अब मैं इसका। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, मैं इसकी वीडियो भेज दूंगी बेटा। ठीक है, अभी बस आप सुन लो। ये असल में बीच में बच्चे आते हैं ना, ये जब भी क्लास में आते हैं बच्चे, तो ये मेरे ख्याल से ये स्क्रीन जो है वो हो जाता है। आर्य भाषाओं का विभाजन काल की दृष्टि से। ठीक है, काल की दृष्टि से देखिए, प्राचीन, नंबर 1 आप लिखोगे, नंबर 1 आप लिखोगे प्राचीन आर्य भाषा। दूसरी आप लिखोगे मध्यकालीन। और तीसरी है आपकी, तीसरी है आपकी आधुनिक। ठीक है, इस तरह से आप ग्राफ बनाओगे। नंबर 1 यहाँ पे लिखोगे, दूसरा यहाँ पे लिखोगे, और तीसरा यहाँ पे लिखोगे। इस तरह से ये आपका एक ग्राफ बन जाएगा, और उसके बाद जो है आगे इनका एक्सप्लेनेशन दे दोगे। ये आपका हो गया, मेरी तरफ से यूनिट हो गई है बेटा आपकी। देखो, आदिकाल जो 3 भाग है ना, 3 भागों में जो बांटा गया है ना, इसका मोटा मोटा मैं तुम्हें बता देती हूँ। आदिकाल, आदिकाल वो समय था जो 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक बांटा गया है। इसके बीच में हिंदी का स्वरूप क्या था? ठीक है, हिंदी में कौन कौन से वर्ण थे, वर्णों में कौन से स्वर थे, कौन से व्यंजन थे, वाक्य रचना कैसी थी, कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था, क्या जो आज हम हिंदी देख रहे हैं क्या वैसी ही थी, या कोई और भाषा के शब्द भी उसमें मिलते थे। तो इस समय में हम देखते हैं आदिकाल में कि हिंदी जो आज हमें दिखाई देती है, हिंदी भाषा का स्वरूप ऐसा नहीं था। उसमें अपभ्रंश के शब्द थे, यानी वह शुद्ध नहीं हुई थी अब तक। आदिकाल का वह समय था। तो आदिकालीन साहित्य काफी मात्रा में हमें देखने को मिलता है, और वहां पर हमें जो है अपभ्रंश के भी शब्द देखने को मिलते हैं। और अपभ्रंश के बाद जो है मध्यकाल का समय आता है, और मध्यकाल में हम ब्रज, अवधि आदि, खड़ी बोली, ये रूप हमें देखने को मिलते हैं। ब्रज साहित्य सारा, सूरसागर जो कृष्ण का साहित्य है वो ब्रज भाषा में है। रामचरितमानस, राम का जो साहित्य है वो अवधि भाषा में है। तो मध्यकाल में हम भाषा का ये रूप देखते हैं कि ब्रज, अवधि और खड़ी बोली का प्रयोग होता है। जैसे जनता, आज हम जनता ऐसे लिखते हैं,
और मध्यकाल में जनता ऐसे लिखा जाता था। साथ ही अरबी फारसी क ख ग ज फ ये जो वर्ण है आज भी हमें हिंदी में दिखाई देते हैं, तो ये मध्यकालीन प्रभाव ही है या अरबी फारसी का ही प्रभाव है, जिसके कारण हम ये हिंदी में शब्द देखते हैं। तो मध्यकाल में आप ये लिखोगे। नेक्स्ट है आपका रूप है। नंबर 1 वह मानक है, व्याकरण सम्मत है। अरबी फारसी के भी शब्द हैं जैसे क ख ग। अंग्रेजी के शब्द कुछ अंग्रेजी शब्द भी इसलिए हमें अपनी हिंदी भाषा में मिक्स होते दिखाई देते हैं, जैसे स्कूल है। आज आप बताओ, चिकित्सक का प्रयोग करते हो बोलने में, लिखने में, या डॉक्टर का करते हो? बताओ। बोलो भाई बच्चों, डॉक्टर। तो ये आ की ध्वनि है, आ की ध्वनि अंग्रेजों के कारण ही आई है, डॉक्टर। ठीक है, ऐसे अनेक शब्द हैं, कॉलेज, ऑफिस। ठीक है, कार्यालय कोई बोलता है कि मैं कार्यालय जा रही हूँ, या मैं जो है महाविद्यालय जा रही हूँ। क्या बोलते हैं? मैं कॉलेज जा रही हूँ। तो ये अ की जो साउंड है ये अंग्रेजी का प्रभाव है, तो ये आधुनिक काल में हम ये चेंजेस देखते हैं। तो ये कुछ मैंने दो तीन पॉइंट बताए हैं जो काल की दृष्टि से भाषा के विकास को में हमें दिखाई देते हैं। मेरे अनुसार ये यूनिट कंप्लीट आपकी हो चुकी है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मुझे बता देना। आप कमेंट में भी लिख सकते हो और मेरे को पर्सनली भी बता सकते हो। तो आज हमने ये यूनिट कर ली है। ठीक है बेटा? ओके बेटा।